हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पिछले दिन हम लोग देखे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी चार्ज से, चार्जेज एट रेस्ट में हो तो उससे बाहर निकलती है, और उसके बारे में कुछ कुछ हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि लाइंस क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। दिस इज 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था। ठीक, तो फोर्स में यहाँ पर एक और Q आता था, ये Q और Q कैंसिल आउट होके ये फॉर्मूला होता था। और हम लोग पिछली बार पढ़े थे पिछले दिन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यहाँ आप देख रहे हैं, और ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड जो है आज हम लोग थोड़ी बहुत बातें करेंगे, और जिसका बेस जो है यही चीज रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो फैराडे है उसने क्या किया। फैराडे ने कहा कि जो है इसका मैथमेटिकल फॉर्म, नॉन मैथमेटिकल फॉर्म इसको विजुलाइज करने, जैसे आप एक मैग्नेट होता है। ठीक, तो मैग्नेट में हम लोग क्या जानते हैं, एक मैग्नेट के ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है जो आउटसाइड दी बार मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होता है, और इनसाइड दी बार मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है जैसे मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी, उसी तरह से एक चार्ज के पास भी कोई ना कोई फील्ड लाइंस होंगी। इसी के बारे में फैराडे ने स्टडी किया और देखा कि उसको कैसे विजुलाइज किया जाए, और नॉन मैथमेटिकल फॉर्म, उसको नॉन मैथमेटिकल फॉर्म या वे ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसने जो है बनाया। ठीक है, और उसी को जो फॉर्मेट दिया, उसी के बारे में, उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आज। ठीक है, तो ये सबसे पहली बार जो है फैराडे ने इसको स्टार्ट किया था, इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें जो नॉन मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है, और ये जो फील्ड लाइंस है, ठीक है, उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं दैट इज दिस इज द पिक्टोरियल मैपिंग। ठीक है, पिक्टोरियल मैपिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस इज पिक्टोरियल मैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज। कोई भी अगर चार्ज है या कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम ऑफ चार्जेज है, उसके आसपास पिक्टोरियल मैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कि जैसे सपोज एक प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज में हम लोग क्या जानते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ आउट, रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, और ये खत्म कहाँ पे होता था, जाके इंफिनिटी पे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अच्छा किधर की तरफ होगा, चारों साइड होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे आप मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है, वो क्या आपको दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। ठीक है, कभी हमने देखा है कि एक मैग्नेट रखा हुआ है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ऐसा नहीं देखा है हमने। ठीक है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हम लोग जो है देख नहीं सकते हैं, इसलिए ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सब जो है इसको हम लोग इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं। और फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या बोला, लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, उसी ने इसका नाम दिया था लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक में भी होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर फिलहाल हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ठीक है,
जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देते हैं। अब देखिए, तो यानी ये ध्यान में रखिएगा कि ये सब जो है लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो 3 डायमेंशनली होता है। ये जो फील्ड है वो 3 डायमेंशन में होता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता, ठीक है। तो ऑल द डायरेक्शंस में ये पॉसिबल है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये 2D में नहीं है, ये 3D में होता है, ठीक। अब देखिए, जैसे जैसे ये चार्ज था, एक फील्ड लाइंस चारों साइड इस तरह से निकाला, और भी होंगे, कई होंगी। जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस चार्ज से बढ़ता है, हम लोगों को पता है कि वो स्ट्रेंथ कम होगी, तो हमने क्या किया, अब जो ये वेक्टर की जो ये लेंथ देख रहे हैं आप, हमने क्या किया, छोटा कर दिया। क्यों? ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे जैसे हम लोग चार्ज से डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स है वो कम होता चला जाएगा, इस वजह से फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती चली जाएगी, ठीक। उसी तरह से फिर ऐसे थोड़ा सा और स्ट्रेंथ, यानी कि जो लेंथ ऑफ एरो है, ठीक है, वो हम लोगों को क्या शो कर रहा है, लेंथ ऑफ एरो shows strength of इलेक्ट्रिक फील्ड, या स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। वैसे बेसिकली हम लोग लेंथ ऑफ एरो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम होती जा रही है, इस वजह से ये स्ट्रेंथ और छोटा होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से शुरुआत में जो है इसके बारे में इसको देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज के आसपास इस तरह से होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर इस तरह से हुआ, लेकिन धीरे 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 इसको जो है हमने क्या किया, ये जो लाइंस है इन सबको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये लाइंस को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, हर किसी भी फैक्टर्स को, जैसे ये था जो रेडियली आउटवर्ड था, इन सबको हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कनेक्ट करने के बाद ये जो चार्ज हो जाएगा वो हमारा, इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा। इस दोनों फिगर में आप क्या डिफरेंस समझ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है ये दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है? कुछ हमने जो है कमी कर दी, इसकी जो स्ट्रेंथ थी नियर द चार्ज वो और अवे फ्रॉम द चार्ज जो है वो दोनों अलग अलग हो गई या नहीं हुई, ठीक है। तो पहले हम लोग जब बात कर रहे थे इसमें फर्स्ट वाले कंडीशन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहे थे यहाँ, और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें बात अब हम लोग किसकी कर लेते हैं, डेंसिटी की। जैसे जैसे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फील्ड लाइंस है तो इसलिए हम लोग जैसे इससे इसमें गए तो इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, डेंसिटी की। मीन्स ये जो आप देख रहे हैं इस चार्ज के पास में ये जो फील्ड लाइंस है इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस कुछ इस तरह से है। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जा रहे हैं इन फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस देखिए यहाँ पर ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये तो हो ही रहा है, लेकिन इसकी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में आप देखेंगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इधर कम होते चले जा रहा है, कम होते चले जा रहा है, कम होते चले जा रहा है। मींस जैसे जैसे हम दूर होते चले जा रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हम लोग डेंसिटी की बात कर रहे हैं, जैसे नजदीक है तो ज्यादा डेंसर है चार्ज, ठीक है, ज्यादा डेंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जा रहे हैं यहाँ पर और दूर चले गए तो देखिए फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया, तो इस वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये बात होगी कि हम लोग डेंसिटी के टर्म में इसमें बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि किस तरह से इसको जो है हमने ओरिजिनेट किया था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है।
अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसकी डेफिनेशन की बात हम लोग क्या करेंगे कि ये एक जो इलेक्ट्रिक ठीक है, इसकी डेफिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व। ठीक है, ये एक ऐसा कर्व है जहां पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस कर्व, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं सुना दे रहा हूँ पढ़ के। कहता है कि an electric field line in general, a curve drawn in such a way that tangent to it at each point is in the direction of net electric field at that point। ठीक है, ये डेफिनेशन देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ की डेफिनेशन जो है जहाँ तहाँ से पढ़ लेते हैं, बट आपको एनसीईआरटी की डेफिनेशन इजी डेफिनेशन बहुत जगह पे मिल जाता है, लेकिन जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है वो आपको पेपर में लिखना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो नोट्स है उसमें मैंने आपको दे रखा है, ये एनसीईआरटी से ही लिखना है इसकी डेफिनेशन। कोई भी डेफिनेशन आप एनसीईआरटी से लिखिए, नहीं तो पेपर में मार्क्स जो है कम आ जाता है। ठीक है, सभी जगह डेफिनेशन सही है, बट वी हैव टू राइट द डेफिनेशन गिवन इन एनसीईआरटी। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, देखिए इसमें शुरू के जो 4 प्रॉपर्टी अगर पेपर में आया तो हम लोग बस 4 प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी में दे रखा है पहले उसको लिखना है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं पहले, उसके बाद हम लोग बाकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। लगभग 12-13 प्रॉपर्टी है। ठीक है, वन बाय वन करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, सबसे पहली जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates from positive charge and at infinity, यानी terminates at infinity। तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू हुआ और खत्म कहाँ पे हुआ? इंफिनिटी पे। ठीक है, समझ गए? और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? इंफिनिटी से शुरू होगा और एंड होगा कहाँ पे? चार्ज पे। तो जब सिंगल चार्ज दिया हुआ रहता है, ठीक, सिंगल चार्ज में स्टार्ट या एंड होगा इंफिनिटी पे। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ चार्ज से, एंड हुआ इंफिनिटी पे। नेगेटिव चार्ज है, स्टार्ट हुआ इंफिनिटी से, एंड हुआ चार्ज पे। ठीक है, तो ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी, ये सारे मैंने नोट्स में आपको दे रखा है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, इट इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अ कॉन्टिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए। ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फील्ड लाइंस जैसे कहीं पे भी आप सोचिए, एक चार्ज है, चार्ज जो है जहां तक उसका पॉसिबल है स्ट्रेंथ है, वहां पर वो कॉन्टिन्यूअसली चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एमिट कर रहा होगा, कहीं पे ब्रेक नहीं होगा। अगर ब्रेक हो गया, जैसे हमने फर्स्ट वाला फिगर अभी बनाया था, देखा था बीच में हमारा ब्रेक था, तो वही इस चीज को, डेफिनेशन को वो डिफाइन नहीं करता। ठीक है, इसलिए ब्रेक हमारा नहीं होता, इसमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, लगभग ये वाला जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जब हमने पढ़ी थी, वहां पर भी
देखा था 10th क्लास में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, क्योंकि वहां पर कंपास नीडल रखेंगे तो क्या होगा, वो एक जगह पे दो डायरेक्शन शो करता था, ठीक है, मैग्नेट के अंदर में। उसी तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था डेफिनेशन में कि ये कर्व है, ठीक, और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दो कर्व है, एक ये कर्व है, यहाँ पर टेंजेंट ये है, ठीक है। इस जगह पर जो है सपोज हम लोगों को दो एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर कट गया तो पॉइंट ऑफ डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ किए, फिर इस भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किए, तो क्या देख रहे हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट है, और अभी हमने पढ़ा था कि द टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो क्या एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल है? कभी नहीं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सिंगल डायरेक्शन होगा। यहाँ पर ये कहता है कि दो डायरेक्शन पॉसिबल है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक ये है, एक ये है। इस पॉइंट पर जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक टेंजेंट का डायरेक्शन ये है, दूसरे टेंजेंट का डायरेक्शन ये है। अब दोनों ही टेंजेंट एक ही पॉइंट पर है और एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इसको एनसीईआरटी ने लिखा है विच इज एब्सर्ड, ठीक है। तो ध्यान में रखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। और चौथी इसकी प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ठीक। क्लोज लूप कभी ये फाइंड बना नहीं सकता। कारण देखिए, जैसे आपका एक मैग्नेट था, मैग्नेट के बारे में हम लोग जानते थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह से गया, फिर साउथ से वापस आके नॉर्थ पे आ गया, है ना, इनसाइड। तो यहाँ पर एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन होता दिख रहा है, ठीक है। लेकिन कोई चार्ज के बारे में भी हमने देखा, जैसे ये चार्ज है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा, खत्म होगा इन्फिनिटी पे, क्या वापस आके चार्ज पे, उसी चार्ज पे आएगा? नहीं। तो जहां से ये चार्ज से स्टार्ट हुआ वापस चार्ज पे नहीं आएगा। इस वजह से कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स जो है आपको एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक। और एनसीईआरटी अगर आपको पेपर में आता है तो यही चारों पॉइंट्स लिखना है, इसके अलावा बाकी और जो मैं बता रहा हूँ या फिर और कहीं से आप पढ़ते हैं उसको नहीं लिखना है, ठीक है, ध्यान रहे। क्योंकि एनसीईआरटी में जब आपका वो बोर्ड में चेक होती है कॉपी, वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं एनसीईआरटी वाले जो लिखे हैं उसको मार्क्स ज्यादा देते हैं, ठीक है। तो आप इधर उधर की नोट्स में ज्यादा ध्यान ना दें। पांचवी प्रॉपर्टी अब हम लोग देखते हैं, जो इसलिए ये सब पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि ये एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब जो है यूज होता है, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज directly proportional to the amount of चार्ज बोल सकते हैं या अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मीन्स ये कहता है कि अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ठीक है, नंबर, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे सपोज यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और प्लस क्यू की वजह से अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने निकल रही है, 4, और ये हम लोग ले लेते हैं प्लस 2Q, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हमारा यहाँ चार्ज क्या हो गया, डबल हो गया, तो इस वजह से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है।
अभी कितने फील्ड लाइंस हैं? एक प्लस क्यू चार्ज में 4 लाइंस, तो प्लस 2Q चार्ज में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 चार्ज, 8 फील्ड लाइंस होगी। मीन्स अगर हम चार्ज को डबल कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी डबल हो रही है। इसलिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। इसके ऊपर में जैसे एक क्वेश्चन भी आया था जेईई मेन में पहले कभी, कि एक Q1 है, Q2, इसी टाइप से कोई क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, इससे ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए ये प्लस है, यहाँ पर -2Q होता तो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वही होता, बट डायरेक्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर इस तरह से होता, उल्टा हो जाता। समझ रहे हैं ना सब कोई? लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर Q1 जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक, और Q2 जो है वो नेगेटिव है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस आ रही है। समझ आ रहा है? अच्छा, आप देखिए यहाँ से Q1 से कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो Q1 से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने जा रही है? 10। और Q2 पे कितनी फील्ड लाइंस आ रही है? 1 2 3 4, ठीक है। तो Q1 रेशियो Q2 क्या हो जाएगा? नंबर, जैसे अब Q1 रेशियो Q2 अगर हमारा 10/4 आ रहा है, यानी कि 5/2, तो इसलिए इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 5/2। समझ गए ना? आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ये दो, ये फिगर दे दिया, पूछ रहा है कि इनके, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो इस प्रॉपर्टी पे इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ओके, 6th प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, जैसे कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर का के सरफेस, ये सॉरी कंडक्टर नहीं है, क्या है? चार्ज के सरफेस पे हमेशा जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है। ये जो एंगल होगा, यानी जो फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही है वो इसके सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो जैसे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों ही केस में सरफेस पे एंगल हमेशा 90 बनेगा, ठीक है। और एक कंडक्टर है, मान लीजिए जैसे सपोज कंडक्टर है, तो यहां पर भी जो फील्ड लाइंस होंगी वो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव होता तो अंदर आता, ठीक है। तो ये क्या है? कंडक्टर है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे ये +Q चार्ज है, तो हमने पढ़ा है कि जो +Q में या -Q में चार्ज जो है वो हमेशा रेडियली होता है, चाहे वो आउटवर्ड हो चाहे इनवर्ड हो। तो आप जानते हैं ये जो है, यानी कि ये रेडियस है एक तरह, अगर यहाँ से हम लोग इसको ज्वाइन करें तो ये क्या होगा? रेडियस। और ये क्या है? सरफेस पे टेंजेंट। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। हम लोग मैथ्स में पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, ठीक है। ये एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो इसलिए ये रेडियली होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है किसी भी चार्ज पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज और सरफेस ऑफ कंडक्टर एज वेल, ठीक है। तो कंडक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा और चार्ज के सरफेस पे भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो 6 प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए इसकी 7वीं प्रॉपर्टी क्या होती है। सातवीं प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी मान लीजिए, हाँ,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस तरह से है, ठीक है, सपोज ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो जहां पर ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस पॉइंट को हमें पहले पढ़ाना चाहिए था, थर्ड पॉइंट से पहले, जैसे वहां पर था कि कैन नॉट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, उससे पहले ही पढ़ाना था, बट एनसीईआरटी में दिया हुआ था वो 4 पॉइंट, तो इसलिए पहले नहीं बताया। तो देखिए जैसे एक पॉइंट ये 1 है, सपोज ये सेकेंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ठीक है, या फोर्थ पॉइंट को कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस तरह से किसी भी जगह पे जा रही है, ठीक है। अब क्या है कि इस जगह पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट पॉइंट 1, ठीक है। इस जगह पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट पॉइंट 2। थर्ड पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट पॉइंट 3, उसी तरह से ये 8.4, ठीक है। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives the direction of electric field at that point, ठीक। अब देखिए आठवीं प्रॉपर्टी, आठवीं प्रॉपर्टी कहता है कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में भी हम लोग पढ़े थे, उसी तरह से यहां पर भी है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the idea of relative strength of इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इंटेंसिटी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इन एनी रीजन और स्पेस, ठीक। अब मान लीजिए जैसे सपोज किसी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से है, ठीक है, और किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से है, तो आप बता सकते हैं कि कहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, क्लोज क्लोज है, पास पास है, तो इसलिए बोलते हैं डिग्री ऑफ क्लोजनेस, जितना पास पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। और ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग 5वें पॉइंट में यही पढ़े थे, है ना। तो समझ आ गया कि जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द आइडिया ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन। तो ये यहाँ पर वीक फील्ड होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। समझ आ रहा है? तो कोई ज्यादा इसमें टफ चीज नहीं है, ठीक है। तो 8 पॉइंट हो गए। 9th प्रॉपर्टी इसकी देखिए, इसकी 9th प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे सपोज आपको जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्या हो, पैरेलल हो और स्ट्रेट भी, कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, एंड इक्वली स्पेस्ड, अगर इक्वली स्पेस्ड हो, ठीक है, पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represent uniform electric field, uniform electric field मीन्स हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर सपोज ये देखिए पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है और इक्वली स्पेस्ड भी है, यहां पर जो स्पेस है
यहाँ पर जो स्पेस है, यहाँ पर जो स्पेस है ना, स्पेस क्या हो, पैरेलल है तो ये तो स्पेस इक्वल ही होगा, लेकिन ये स्पेस और ये स्पेस, ये और ये स्पेस, हर जगह पे ये स्पेस अगर इक्वल है, ठीक है, इसका मतलब है कि इट रिप्रेजेंट्स, हम लोग को ऐसा नहीं दिखाना है कि कैसे, सिर्फ पैरेलल, ठीक है, और इक्वली स्पेस्ड स्ट्रेट लाइंस, ये क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर ऐसा भी हो, कर्व के फॉर्म में हो और इक्वली स्पेस्ड हो, पैरेलल हो, तो भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन जैसे सपोज मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है, एक पाइप के थ्रू इस शेप का अगर कंडक्टर है, यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो स्पेस है वो हर जगह पे सेम नहीं है, ठीक, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे करके जा रहा है, एक ये फिगर, दूसरा ये फिगर, ठीक है, तो ये इक्वली स्पेस नहीं, आप देखिए यहाँ पर स्पेस कम होते जा रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रहा है? ओके, तो ये था 9th प्रॉपर्टी, ठीक। 10th प्रॉपर्टी क्या होता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor, the electric field inside a conductor is always zero when charges at rest, charges are at rest। जब चार्जेस रेस्ट में होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर में जीरो होगा। हम लोग जानते हैं कारण, इसका लॉजिक क्या है, इसको बाद में डिटेल से हम लोग सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सपोज एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर में हम लोग जानते हैं कि चार्ज नहीं होता, क्योंकि हमेशा जो चार्ज है वो उसके, किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज हमेशा उसके सरफेस पर ये होता है, लाई करता है ना। तो जब सरफेस पे चार्ज लाई कर रहा है तो उसके अंदर में नहीं है, इसका मतलब है जब अंदर में चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, समझ आ गया। अब लास्ट दो जो है प्रॉपर्टी, वो थोड़ा अच्छे से समझिए, दो प्रॉपर्टी और बता देते हैं। तो इसमें कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कॉन्ट्रैक्ट longitudinally, electric field lines contract longitudinally due to attraction of charges, ठीक है। मीन्स अट्रैक्शन कब होगा, जब एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, इतना तो पता है हमें। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलेगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, नेगेटिव पे गया, पॉजिटिव चार्ज निकला है, नेगेटिव पे गया, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये क्लोज लूप बना रहा है, ध्यान रखिएगा, क्लोज लूप उसको नहीं बोलते हैं। क्लोज लूप बोलते हैं जब यहाँ से गया और यहाँ से वापस ऐसे आता तब क्लोज लूप होता है, ये क्लोज लूप नहीं है, ध्यान में रखिएगा, कई बच्चे इसमें डाउट करते हैं। उसी तरह से ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्रॉस नहीं कर रहा है कहीं पे भी एक दूसरे को, ठीक, यहां से इधर, यहां से इधर, है ना। तो आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। फील्ड लाइंस देखिए किस तरह से हो रहा है, फिर जैसे जैसे ये अभी क्या था, दूर में था, जैसे जैसे ये पास आएगा अट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले ऐसे था फैला हुआ, मतलब ये इसको खींच दीजिए आप तो ऐसा दिखेगा, जब इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो मतलब पास आएगा तो कैसा दिखेगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, मींस सिकुड़ गया है, समझ रहे ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली अलोंग द लेंथ, पहले लेंथ इतना था तो अलोंग द लेंथ ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert lateral pressure, electric field lines exert lateral pressure due to repulsion, मीन्स कहीं पे अगर सपोज मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि रिपल्शन हो रहा है, मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर ये दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इस अगर सपोज मान लीजिए दोनों इक्वल चार्जेस हैं, तो अगर इक्वल चार्ज होगा तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट होगा, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि इस जगह पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इसकी वजह से ये हो गया A1 है, ये 2 है, ये हो गया E1 और ये हो गया E2। अगर चार्जेस इक्वल हैं और ये आपको मैंने बोला मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, यानी सेंटर है, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R², तो Q भी इक्वल R भी इक्वल, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, मींस इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है, समझ आ रहा है, दिस इज योर न्यूट्रल पॉइंट। लेकिन अगर मान लीजिए इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, ये मान लीजिए बड़ा चार्ज है और ये छोटा चार्ज है, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो कहां पर होगी, यानी न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा। अब देखिए ये ज्यादा है, तो अगर इससे लेफ्ट में होगा या इसके लेफ्ट में होगा, ये देखना है न्यूट्रल पॉइंट। तो ये ज्यादा चार्ज दे रहा है, ज्यादा चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, ठीक। और अगर मान लीजिए हम लोग किसी इस पॉइंट पर बात कर रहे थे, सपोज यहां पर मान लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट से इधर लेफ्ट में मान लेते हैं, अगर यहां पर न्यूट्रल पॉइंट नया आ रहा है, तो देखिए क्या ये पॉसिबल है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर इसकी वजह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, और इसकी वजह से एक तो इसका मैग्नीट्यूड भी कम है और डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, मीन्स इसकी वजह से बहुत ज्यादा, ठीक है, और इसकी वजह से बहुत कम। तो कभी भी ऐसा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता। इस साइड बात करें, हाँ, यहाँ पर इस चार्ज की वजह से यहाँ पर डिस्टेंस कम है, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ होगी इधर की तरफ, दिस इज E2, ठीक है, और ये डिस्टेंस ज्यादा है तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसा डिस्टेंस आएगा जहां पर E1, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये काफी समझने वाली बात है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, दो लाइक चार्जेस हैं, तो उस समय में न्यूट्रल पॉइंट जो है वो पॉजिटिव, जो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है उसके पास में होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो न्यूट्रल पॉइंट लाइज नियर द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलिए, अगर नेगेटिव चार्ज भी होता तो उसके बारे में भी ऐसा ही होता, बट उसको हम लोग डिटेल से जब उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस प्रॉपर्टी को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या मान रहे हैं इसको, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और इक्वल चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है बीच में सेंटर में कहीं ना कहीं पे इसका क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। चलिए, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसे ऐसे, ठीक है। एक्चुअल में होता ऐसा है,
ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। अब आप देखिए एक्चुअल में जब हम लोग बात करते हैं तो ये पॉजिटिव, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता कि नहीं होता। इस जगह पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ पर, ये दोनों अगर सेम चार्जेज हैं तो ये न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर, इस जगह पर ऐसा होता, कट करता, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कट करता। लेकिन क्या होगा कि ये कभी भी हम लोग जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, नहीं तो इस जगह पर दो डायरेक्शन होगा, इसलिए ये क्या करता है, अपना रास्ता चेंज कर लेता है, डर गया, ठीक है, और ये भी अपना रास्ता थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लेता है। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, उसी तरह से यहाँ, उसी तरह से यहाँ, क्लियर है। क्रॉस नहीं करेगा तो क्या होगा, अब दोनों क्या है, इक्वल स्ट्रेंथ है, तो दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं, क्रॉस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, दोनों अपने अपने रास्ते सीधे सीधे चलते चले जाएंगे, ठीक है, इस तरह से होगा एक दूसरे को, यानी ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो ध्यान में वही रखना है कि इस जगह न्यूट्रल पॉइंट है और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, और आप देखिए इसके जो लाइंस ऑफ फोर्स है, इसके लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, लैटरल प्रेशर, लॉन्गिट्यूडनल हो गया अलोंग द लेंथ और लैटरल होता है अलोंग द विड्थ, यानी कि इस डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर में क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। ये वाला फील्ड लाइंस, ये वाला फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, इसलिए बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ड्यू टू रिपल्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद और भी आगे पढ़ेंगे, इसके ऊपर में क्वेश्चंस भी करना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।